प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल सब्जेक्ट पर आपका स्वागत है। ये आपका जो पेपर होने वाला है 28 तारीख को सोशियोलॉजी का बीए 4 सेमेस्टर का, उसका कुछ शॉर्ट्स नोट्स है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक क्विक रिवीजन के रूप में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, इसलिए आप अपने जितने भी सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो 4th सेमेस्टर में हैं, उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। पेपर का कोड जो है, पेपर का नाम जो है आपका है सोशल प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है विचलन इवेंट्स। विचलन हम किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे लिखा गया है कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण किया जाता है। जब व्यक्ति अथवा समूह इन समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप आचरण नहीं करता है तो उसे सामाजिक विचलन की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, कहने का सेंस है कि विचलन हम किसे कहेंगे कि जो समाज ने हमारे लिए निर्धारित कर रखी है कि इस नियम के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, ऐसे चलना है, ऐसी व्यवस्था को बनाए रखना है, और जब इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति या समूह काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, तो उस स्थिति को हम विचलन कहते हैं। रही बात विचलन की, तो विचलन की सबसे पहली बात रॉबर्ट के मॉर्टन द्वारा सन 1938 में किया गया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में इसका वर्णन सबसे पहले किया था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पुस्तक जरूर पेपर्स में पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि विचलन की बात सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट के मॉर्टन ने किया था। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं कि अपराध, क्राइम किसे कहते हैं। तो अपराध का एक ऐसा व्यवहार है, अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो कानून और सामाजिक नियमों के प्रतिकूल है, अर्थात जो समाज और कानून द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है। कहने का सेंस है कि अपराध कोई भी वह क्रिया है जो समाज और कानून द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करे, जिन्हें तोड़े, जिन्हें कहीं ना कहीं विकृत करे, तो उसे हम अपराध कहेंगे। चाहे वो समाज द्वारा निर्धारित हो, चाहे वो कानून द्वारा निर्धारित हो, कोई भी नियम हो उसे हम तोड़ते हैं। व्यक्ति जब तोड़ता है तो हम उस व्यक्ति को अपराधी और उस कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अपराध को अंग्रेजी भाषा में हम क्राइम कहते हैं, जो लैटिन भाषा के क्रिमिनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बिलगाव। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही आपसे पूछेगा कि अपराध जो शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है। चलिए अब अपराध का परिभाषा जो है वो दो अपराध की परिभाषा के लिए हम दो दृष्टिकोण को अपनाते हैं। दोनों दृष्टिकोण मतलब अलग अलग हैं, और परंतु इनको हम साथ में लेकर अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए आप पहला जो दृष्टिकोण है आप देखेंगे कि अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा। तो अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा, तो आप देखेंगे कि अपराध समाज द्वारा निर्धारित नियमों एवं रीतियों को तोड़ना ही, उल्लंघन करना ही अपराध है। यानी जो समाज ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है उसका उल्लंघन भी अपराध है, और एक कानूनी या वैधानिक इसकी अवधारणा है। तो वे सभी कृत्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य एवं संविधान, अपराधी संहिता या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हैं, वो अपराध कहलाते हैं। अब ये दोनों चीज़ अलग अलग आपको लग रही होंगी, परंतु दोनों की दोनों चीज़ों को हम सम्मिलित करके अपराध को, एक अपराध की परिभाषा को एक हम उदाहरण से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए जो हमारा कुछ चीज़ें जो हैं वो कानून के दृष्टिकोण से अपराध है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो समाज के दृष्टिकोण से अपराध है। जैसे मान लीजिए जाति का जो जातिगत हमारे समाज में आप देखेंगे नियम कुछ है, उसको ना फॉलो किया जाए, नहीं हम करते हैं, तब भी वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इस व्यक्ति ने जाति के इस नियम को तोड़ा है। अच्छा, जैसे परंतु कानून के दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो वो अपराध नहीं है। परंतु अगर कोई चीज़ है कानून के दृष्टिकोण में अपराध है, परंतु समाज के दृष्टिकोण में अपराध नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब देखेंगे अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि मोटरसाइकिल लेके निकलते तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, परंतु कानून की नज़र में तो एक दंडनीय अपराध है कि दंड दिया जाएगा आपको। तो समाज की नज़र में कुछ नहीं है। समाज आप देखेंगे 4 लोग हैं, कोई बाइक लेके जा रहा है, हेलमेट नहीं लगाया तो उसको नहीं कोई कहेगा। ऐसे ही अब देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है अपनी जाति से बाहर विवाह करता है, तो उसको जाति के संदर्भ में देखेंगे, समाज के संदर्भ में देखेंगे तो बड़ा बुरा माना जाएगा कि देखो जाति का नियम तोड़ दिया, समाज द्वारा निर्धारित नियम को तोड़ दिया। परंतु कानून के दृष्टिकोण में वो अपराध नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति है 21 साल का है और कोई लड़की है 18 साल की है, तो वो अपनी जात के बाहर भी जाके विवाह कर सकती है। कानून की नज़र में वो अपराध नहीं है। इसलिए दोनों हम अवधारणाओं को सम्मिलित करके समझेंगे। एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, एक वैधानिक अवधारणा है। आप देखेंगे दोनों में अगर समाज और कानून द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो वो अपराध कहा जाएगा। ठीक है। इसको एक परिभाषा में लिखा है आपका डॉक्टर सेठना ने, अपनी पुस्तक है उनकी सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पुस्तक आपके पेपर में पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। उन्होंने लिखा है कि अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है, यानी कानून जिसके लिए दंड का व्यवस्था कर रखा है, सुधार की व्यवस्था कर रखा है, उसे हम अपराध कहते हैं। चलिए अपराध का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो लाम्ब्रोसो द्वारा अपराध का वर्गीकरण किया गया था। पहला आप देखिएगा, जिनको आप इटालियन संप्रदाय से हम संबंधित मानते हैं या फिर प्रारूपवादी संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, जैविक संप्रदाय से संबंधित है, इस नाम से हम जानते हैं। और आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछेगा कि लाम्ब्रोसो किस संप्रदाय से संबंधित है, और आपको उसमें साइड में देगा तो प्रारूपवादी संप्रदाय लिख दिया, फिर प्रत्यक्षवादी या फिर जैविकी। ये प्रारूप, जैविकी और इटालियन ज़्यादा लिख कर आता है। इन्होंने अपराध और अपराधियों को 4 भागों में बांटा है। पहला है जन्मजात अपराधी, दूसरा है पागल अपराधी, तीसरा है आवेग युक्त अपराधी और चौथा है आकस्मिक अपराधी। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक आपका महत्वपूर्ण जो कथन है वो पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं ना कि बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जैविकी संप्रदाय से संबंधित है, तो इन्होंने बता रखा है कि अपराधी जो है ना उसको वातावरण या फिर समाज नहीं बनाता है, बल्कि अपराधी तो जन्मजात ही पैदा होते हैं। अपराधी जन्म से ही जो अपराधी व्यक्ति होता है वो जन्म से ही ऐसे गुण लेके, क्योंकि ये देखेंगे इटली में तो एक क्या अपराध शास्त्री के रूप में ये काम कर रहे थे, और बहुत सारे व्यक्तियों के जो शारीरिक बनावट है उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जैसे खोपड़ी है, नाक है, कान है, आँख है, इन सारी चीज़ों के बनावट पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर इस प्रकार का व्यक्ति ऐसा दिखता है तो वो निश्चित रूप से अपराधी है। अपराधी शकल जैसा अगर उसका शक्ल दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, अगर ये उसके अंदर गुण दिख रहे हैं तो वो व्यक्ति अपराधी है। यानी व्यक्ति जो है वो जन्म से ही अपराधी जैसा वो पैदा हुआ है, जन्मजात अपराधी बना हुआ है, ना कि वो समाज द्वारा बनाया गया है। अब इसी बात को आप देखिएगा उल्टा करके या फिर कटाक्ष करके जो आपके थिंकर है सदरलैंड, उन्होंने कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, हम इन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए सदरलैंड जो है अपराध का वर्गीकरण किया है, इन्होंने 3 भागों में बांटा है कि साधारण अपराध, निम्न वर्ग अपराध या फिर दूसरा है श्वेतवसन अपराध और तीसरा है जघन्य अपराध। ठीक है, तो इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछेगा। उसके बाद है इनका जो दृष्टिकोण है वो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है। इन्होंने जो लाम्ब्रोसो है उसकी आलोचना किया, उनके ऊपर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो हो ही नहीं सकता है। अपराधी वो व्यक्ति है जिसको कोई व्यक्ति अपराधी तभी बनेगा उसको जैसा माहौल मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को अच्छी जगह पे रखेंगे आप, अच्छी संगति देंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही बनेगा, परंतु जैसे ही आप बुरे संगत के लोगों के बीच में रहेगा या फिर वैसी वातावरण में रहेगा तो वो व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। इसलिए अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। आप इस दोनों को कंपेयर करके अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों फंसाने वाले हैं। उल्टा करके एक दूसरे का पूछ लेगा और ऑप्शन में आपका दोनों होने वाला है। जब पूछे कि अपराधी जन्मजात होते हैं ना कि बनाए जाते हैं तो लाम्ब्रोसो, और जब पूछे कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं तो सदरलैंड। चलिए अब एक अगले थिंकर हैं, उनका है हेज के द्वारा। इन्होंने 3 भागों में बांटा है अपराध को, और पहला है आपका व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तीसरा है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। चलिए चूँकि वीडियो शॉर्ट्स बनाना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा कम विस्तार कर रही हूँ। ठीक है, चलिए इसके आगे क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और जहाँ चीज़ें लग रही हैं ज़रूरी कि समझाना है हम समझा दे रहे हैं।
बाकी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला है आपका श्वेत वसन अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम, या फिर इसको बोलते हैं श्वेत पोश अपराध। श्वेत पोश अपराध जो है, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1941 में अमेरिकन समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में परिभाषित करते हुए कहा, श्वेत वसन अपराध वह अपराध है जिसे किसी उच्च पद प्रतिष्ठा पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपने पेशे के दौरान आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। अर्थात जैसे कोई अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, जो किसी एक पद पर आसीन है और अपने उस पद का गलत उपयोग करते हुए जब धन को कमाता है या फिर कोई अपराध करता है, तो हम उसे श्वेत वसन अपराध कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, अगर कोई डॉक्टर है, किसी रोड पे जा रहा है, गाड़ी से उसकी एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसे हम श्वेत वसन अपराध कहेंगे? तो उसे हम श्वेत वसन अपराध नहीं कहेंगे, वो एक प्रकार का दुर्घटना है। परंतु क्योंकि उसमें आप देखिएगा, वो अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग नहीं कर रहा है। जब वो अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करेगा, जैसे कोई शिक्षक है, अगर वो रोड पे जा रहा है, किसी से धक्का लग गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसको हम श्वेत वसन अपराध नहीं करेंगे। श्वेत वसन अपराध हम तब कहेंगे जब उसने अपने पद प्रतिष्ठा का गलत उपयोग किया है। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि डॉक्टर द्वारा भ्रूण हत्या करने में सहायता प्रदान करना, क्योंकि मान लीजिए वो कहीं ना कहीं गर्भ की जांच करके ये बताएगा कि शिशु जो है वो लड़की है कि लड़का है, और इसके बदले वो धन लेगा। और आप देखिएंगे, ये काम एक डॉक्टर ही कर सकता है, और डॉक्टर जब कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार देखेंगे, कोई अगर शिक्षक है, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है किसी स्टूडेंट को पहले से लीक करा रहा है और इसके बदले कोई धन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पर भी उसने अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग किया है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। साइबर अपराध। आप देखिएगा, साइबर क्राइम, अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में संगीत फिल्मों की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लोगों के खातों में गड़बड़ी करना, कंप्यूटर हैकिंग की, और कंप्यूटर में वायरस डाल के उसकी मेमोरी को नष्ट करना, सॉफ्टवेयर की चोरी, कंपनियों के व्यापारिक आंकड़े चुराना, इंटरनेट से जुआ खेलना, नेट हैकिंग इत्यादि जो व्यवहार है वो साइबर अपराध के श्रेणी में रखे जाएंगे। आप देख रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा यही अपराध हो रहा है। आजकल सीधे सीधे नहीं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसी अपराध का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का धोखाधड़ी से कहीं ना कहीं शिकार बनाया जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को हम साइबर अपराध कहेंगे। चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। निर्धनता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। गिलिन और गिलिन एक थिंकर हैं, उनकी पुस्तक को मैंने मेंशन कर दिया है। पेपर में आपसे पूछेगा कि कल्चर सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो गिलिन और गिलिन ने लिखा है, और इन्होंने ही बताया है कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक कुशलता बनी रहे, तथा वह अपने आश्रित जीवन को अनिवार्य आवश्यकताओं, जो आश्रित लोग हैं उसके जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा करें। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, अगर ये व्यक्ति कम से कम इन आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो निर्धनता की श्रेणी में आ रहा है। उस दशा को हम निर्धनता कहेंगे। ठीक है। इसी बात को गोडार्ड ने भी दूसरे तरीके से कहा है कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कल्याण, कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। यानी कहने का सेंस यही है कि वो भी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, चिकित्सा की अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो उस दशा को हम निर्धनता कहेंगे। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। दहेज प्रथा, डाउरी। दहेज का तात्पर्य उस धन या संपत्ति से है जो विवाह के लिए कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है, उसे हम दहेज कहते हैं, और ये हमारे समाज की एक अनिवार्य, कह लीजिए, बुराई के रूप में बन गया है। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको यही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछता है कि दहेज निरोध अधिनियम कब आया था,
और तो ये आया था आपका 1 जुलाई 1961। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1 जुलाई 19, क्योंकि ये जुलाई वाला जो है ना, इसी को इधर उधर करके पूछा है पेपर में। हमने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया था तो उसमें देखा था, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा 1 जुलाई 1961। चलिए अब घरेलू हिंसा की तरफ हम चलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार के ही एक या कुछ सदस्यों के द्वारा परिवार से संबंधित महिलाओं के शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अथवा उनके साथ इस तरह के व्यवहार करना है जो व्यवहार के निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। कहने का सेंस यह है कि घरेलू हिंसा का तात्पर्य घर के अंदर जो परिवार के अंदर होने वाली हिंसा है उससे है। आप देखिएगा इसमें ज़्यादातर घरेलू हिंसा महिलाओं से ही जोड़ दिया जाता है कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसी को हम घरेलू हिंसा कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये इसका संकुचित रूप है। व्यापक अर्थ में देखेंगे तो परिवार के अंदर किसी भी सदस्य के द्वारा किसी के विरुद्ध, परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध किए जाने वाले हिंसा से है। आप देखिएगा तो पुरुषों के साथ भी हो सकती है, बच्चों के भी साथ हो सकता है, बूढ़ों के साथ भी हो सकता है। दूसरी बात, घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये नहीं कि किसी को सिर्फ मारना पीटना ही, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाना ही घरेलू हिंसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसी को नहीं हम सम्मिलित करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम मानसिक रूप से उत्पीड़न अगर कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, ताने मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तब भी इस हिंसा को हम घरेलू हिंसा कहेंगे। और इसमें आप देखिएगा महिला और पुरुष दोनों के सम्मिलित किया गया है। इसमें दोनों लोग के साथ हो सकता है, परंतु ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही होता है। चलिए अब देखेंगे घरेलू हिंसा से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून कब आया। तो ये आया था 2005 में और लागू हुआ था आपका 2006 में। आप दोनों इसको नोट कर लिए क्योंकि पेपर में दोनों पूछता है कि लागू कब हुआ और क्या बोलते हैं आपका आया कब। तो 2005 में आया और लागू हुआ 2006 में। अब चलिए अगला हम चल रहे हैं, आंतरिक एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष, इंट्रा एवं इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है, इंट्रा जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे जब एक ही पीढ़ी से संबंधित व्यक्तियों के बीच विभिन्न आधारों पर तरह तरह के संघर्ष होते हैं, तब इस दशा को हम आंतरिक पीढ़ी संघर्ष अथवा अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भाई आपस में किसी बात को लेके, अपने मैटर को लेके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या फिर संघर्ष करते हैं, फिर भाई बहन है, या फिर क्लास में देखिएगा सहपाठियों का आपस में, जैसे कोई टीचर कह दे कल हम कल टेस्ट लेंगे, तो देखिएगा कुछ बच्चे होंगे ना तो टेस्ट का आप विरोध करेंगे, तो कुछ बच्चे होंगे उसी क्लास में टेस्ट का कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे कि हाँ सर, हाँ 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 मैडम लीजिए, हाँ मैडम लीजिए। तो जब इस चीज़ को लेके हिंसा होने लगे तब उसको हम कहेंगे, मतलब संघर्ष होने लगे तो हम उसको कहेंगे अंतः पीढ़ी संघर्ष। आप इसको अंग्रेजी में याद कीजिएगा, इंट्रा जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा नाम इसका घुमा देता है और अक्सर हम आते हुए क्वेश्चन गलत कर देंगे। इंट्रा जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट यानी एक ही पीढ़ी के लोग, जैसे एक ही पीढ़ी के लोग हो और वो आपस में जब किसी मैटर को लेकर संघर्ष करेंगे तो हम उसे कहेंगे अंतः पीढ़ी संघर्ष या आंतरिक पीढ़ी संघर्ष या इंट्रा जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब आ जाते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखेंगे जब नई या युवा और पुरानी पीढ़ियों के बीच मूल्यों, विश्वासों, आवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों को लेकर कोई संघर्ष होता है, तब उस स्थिति को हम अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। जैसे कोई 25 साल का व्यक्ति है, कोई 50 साल का व्यक्ति है और दोनों की मनोवृत्तियां जो है मेल नहीं कर रही हैं, मेल नहीं खा रही हैं, और किसी मैटर को लेकर, किसी मूल्य है, कोई प्रतिमान है, कोई कल्चर है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सब संघर्ष हो रहा है, तो हम उसको अंतर पीढ़ी संघर्ष कहेंगे। नाम से भी देखिए आप अंतर लिखा है कि अंतर पड़ जा रहा है कहीं ना कहीं विचारों का, तो उसको संघर्ष। जैसे आज की जो बधुएं हैं, नई लड़कियां हैं, दुल्हन है, अब देखिएगा पुरानी जो मम्मी है, फिर दादी है, वो लोग चाहती हैं कि जो बहुएं आ रही हैं वो पर्दा करें, घूंघट करें, मगर आज की जो है वो मॉडर्न है, उनको नहीं करना ये सब। और ये सारी चीज़ों को लेकर जब संघर्ष हो जाए उनकी, देखिए मम्मी और सास और जो है चाहे बहू है, उसके बीच का एज गैप देखिएगा तो 20-25 साल का मिल जाएगा। और जब इन चीज़ों को लेकर संघर्ष हो रहा है, ऐसे हो रहा है इन दो पीढ़ियों के बीच को, तो हम उसको कहेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, इंटर जनरेशन। एक और उदाहरण से हम देख लेते हैं कि युवाओं द्वारा जाति प्रथा जो है उसका बंधन ना मानना, उसके रूल रेगुलेशन को ना मानना, और ना मानते हुए जैसे कि बाबा दादा टाइप के लोग हैं कि हम अपनी बिरादरी में विवाह करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, और आज का युवा है हम अपने हिसाब से प्रेम विवाह करेंगे।
तो इन दोनों के देखिएगा मनोवृत्तियां जो विचार है ना उसमें मेल नहीं है, और जब मेल नहीं खा रही है तो जाहिर सी बात है संघर्ष होगा। तो इस संघर्ष को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहेंगे। आप इसको इंग्लिश में नाम याद कीजिएगा क्योंकि हिंदी में अक्सर कंफ्यूज कर जाता है, कंफ्यूज को भूल जाते हैं। चलिए कोई नहीं, अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। विकास, डेवलपमेंट। विकास वह दशा है जिसमें हम नई प्रौद्योगिकी की सहायता से हम उत्पादन और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि विकास हम उस स्थिति को कहेंगे जब हम नई नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं बना के उनकी सहायता से आर्थिक विकास करके आगे बढ़ते हैं, उस स्थिति को हम विकास कहते हैं। जैसे और एक थिंकर है गुन्नार मिडिल है, उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। उन्होंने लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार के नए तरीके और तार्किक साधनों की खोज के द्वारा उपयोगी परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। चलिए अब मानव विकास की तरफ चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अर्थात इसमें आप देखेंगे व्यक्ति के लिए दीर्घ और स्वस्थ जीवन एक मानक है। अगर मानव विकास है तो इसका एक मानक है कि स्वस्थ हो उसका जीवन हो, दीर्घ हो उसका जीवन, शिक्षा हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, गारंटीकृत मानव अधिकार हो। ये सारे जब पहलुओं को हम मिला के देखेंगे, किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है, उस स्थिति को हम मानव विकास कहेंगे। चलिए अब हम चलते सामाजिक विकास की तरफ, सोशल डेवलपमेंट। जब किसी समाज के समस्त पहलुओं को विकास की धारा में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप देखिएगा, सामाजिक विकास संपूर्णता के पक्ष पर बल देता है, अर्थात जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो सभी पक्ष हैं इनको समावेश करके जब हम विकास करते हैं, उस स्थिति को हम सामाजिक विकास के नाम से जानते हैं। चलिए अब सतत विकास, या इसी का नाम है दीर्घकालीन विकास, चिरस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे अच्छा आप अंग्रेजी में नाम याद कीजिए, ये नाम आपको मिल जाएगा, चाहे संधारणी विकास, ये इसके नाम है, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये जो आपका विकास है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। तो इसको क्या किसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप देख लीजिएगा। मानव की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मांग को पूर्ण करना ही सतत विकास है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कहने का सेंस है कि हम इस प्रकार विकास करें, हम इस प्रकार उन्नति करें जिससे हमारी वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी तो आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही, परंतु ऐसा ना हो कि जो भावी पीढ़ी हमारी आ रही है हम बस अपना विकास करके चले जाएं और जो भावी पीढ़ी आई उसको कुछ मिले ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपका ये है पेट्रोल है, हम इतना खर्च करके समाप्त कर दें कि पता चले कि जो हमारी भावी पीढ़ी आए उसके टाइम पे पेट्रोल देखने को ही ना मिले। इसलिए आप देखिएगा सीएनजी जैसी चीज़ें आ गई कि कम से कम पेट्रोल बची रहे। जैसे मान लीजिए हमें अपने विकास के लिए व्यवस्था में बाकी चीज़ों के लिए हमें कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, बेड की आवश्यकता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वृक्ष को काटेंगे। लकड़ी से ही बनाएंगे तो हमको वृक्ष को काटेंगे। तो इतना ना हम वृक्ष काट दें, अपना इतना विकास ना करने लगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्ष बचे ही ना। इसके लिए अगर हम एक पेड़ सूखी हुई अगर एक पेड़ हम काट लेते हैं तो बदले में 10-20 पेड़ लगा दें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ का उपभोग कर सके। यानी अपनी तो आवश्यकता हम प्रेजेंट में पूरी कर ही रहे हैं, मगर फ्यूचर की पीढ़ियों का भी ध्यान रख के प्राकृतिक का कहीं ना कहीं बचाए रखें, प्राकृतिक को, पर्यावरण को हम बचाए रखें। इसी को हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। सतत का मतलब निरंतर चलने वाला विकास, कभी ना रुके, ना आज रुके ना कल रुके। चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आपका पूछता है वो सीधे तो उसको हम नोट कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो मुझे शॉर्ट्स ही बनाना था इसलिए मैं बहुत व्याख्या नहीं की, बहुत सारे चैप्टर बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं डाला है।
और तब भी आप जो जो चीज़ें मेन हैं वो आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व व्यवस्था का सिद्धांत जो है ये पेपर में पूछता है, तो उन्होंने वालस्टीन दिया है और उन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई हैं, केंद्र, परिधि, अर्ध परिधि। फिर दूसरा है आपका निर्भरता या प्रायश्चितता का सिद्धांत, तो ये देखेंगे आंद्रे गुदन और फ्रैंक ने दिया है। फिर तीसरा है आपका असमान विकास का सिद्धांत, तो समीन अमीन ने दिया है। और विकास की 5 चरणों का जो सिद्धांत है डब्ल्यू रोस्टो ने दिया है। इन्होंने 5 चरण बताए हैं विकास के लिए। परंपरागत समाज की अवस्था, फिर है स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा, फिर है आपका स्वयं स्फूर्ति की दशा, फिर है परिपक्व की दशा, फिर है आपका उच्च जन उपभोग की दशा। ये 5 अवस्थाएं हैं। पेपर में आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिएगा तो पूछा भी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपसे इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब मेरा अनुमान है अगर आप इस पेपर को इस वीडियो को आप 2-3 चक्कर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 20-25 क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप कहीं ना कहीं आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों जो भी हैं आपके जानने वाले जो 4th सेमेस्टर में हैं उनको शेयर कीजिए। और हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।